अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश इंडिया का दुबई बन सकता है तो क्या आपको यकीन होगा? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अभी ये बात ना रियलिटी से बहुत दूर है, पर अभी कुछ दिन पहले यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में कई तेल के कुएं मिले हैं जो इस पॉसिबिलिटी की उम्मीद को जगा रहे हैं। उधर रुख बलिया का है, जहां पर गंगा बेसिन क्षेत्र के सागरपाली में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद ओएनजीसी ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुबई एक समय पर बंजर जमीन हुआ करता था, पर 1960 में तेल की खोज के बाद दुबई का पूरी तरीके से कायाकल्प हो गया और दुबई हमेशा के लिए बदल गया। जिस दुबई पे एक घास का तिनका नहीं उगता था, आज वो दुबई वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस सिटीज में से एक बन चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसी तरीके से ये जो तेल की डिस्कवरी यूपी में हुई है, ये यूपी का कायाकल्प करेगी या नहीं? और क्या अगर सही स्टेप्स लिए जाएं तो क्या एक समय आएगा जब हम जैसे मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश को इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जाए? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कितना रियलिस्टिक है यूपी का भारत का दुबई बनने वाला सपना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ना यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर क्रूड ऑयल रिजर्व की डिस्कवरी हुई है जो शायद पूरे राज्य की इकोनॉमी का लैंडस्केप बदल सकती है। पैसा ही पैसा होगा। ओएनजीसी वालों ने एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स लॉन्च कर दिए हैं और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला ना तो यह डिस्कवरी यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कुणाल कामरा के करियर को रिवाइव करने के लिए हैबिटेट वाली कंट्रोवर्सी साबित हुई है। असल में जो ओएनजीसी है ना, वो गंगा बेसिन में पिछले 3 महीने से एक डिटेल्ड सर्वे कर रही थी जिसमें यह कंफर्म हो गया कि बलिया की 3000 मीटर की गहराई में क्रूड ऑयल मौजूद है। और इसके बाद ओएनजीसी ने फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे के परिवार की जमीन पर सर्वे किया, जहां उन्हें फाइनली ये रिजर्व मिल गया है। अब पहले फेज के जो ड्रिलिंग एफर्ट्स है ना, वो शुरू हो चुके हैं और इस प्रोसेस में हर दिन 25,000 लीटर वाटर यूज हो रहा है। अप्रैल 2025 तक ड्रिलिंग कंप्लीट होने का टारगेट है। अगर ये ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो कमर्शियली वायबल प्रूव हो जाते हैं तो ओएनजीसी ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर कर सकती है और हायर रेट्स देकर लोकल फार्मर्स जो है ना, उनका फायदा कर सकती है। नील पांडे जो कि फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे के वंशज हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि भाई ओएनजीसी के साथ 3 साल का लीज एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां बेसिकली ओएनजीसी ने पांडे फैमिली से 6.5 एकर्स का जो लैंड है वो लीज पर लिया है 3 साल के लिए, जहां उनको 10 लाख रुपए पर ईयर का रेंट मिलेगा। सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट भाई साहब ये है कि बलिया के सागरपल्ली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक 300 किलोमीटर का क्रूड ऑयल बेल्ट ये आइडेंटिफाई किया गया है। ओएनजीसी के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर बलिया का रिजर्व सक्सेसफुल प्रूव होता है तो इसी बेल्ट में और भी ऑयल वेल ड्रिल किए जा सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये सिर्फ बलिया नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक एमर्जिंग ऑयल इकोनॉमी बना सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, नई इंडस्ट्रीज आएंगी और एम्प्लॉयमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे। ये कुछ सेम ऐसा ही होगा जैसे तेल ने दुबई की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। आज उत्तर प्रदेश के पास मौका है कि वो इकोनॉमी को नए लेवल पर ले जा सकता है और खुद को दुबई जैसा ही शेप कर सकता है। पर अब सवाल ना ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश इस ऑयल डिस्कवरी को वाइजली यूटिलाइज करेगा जैसे कि दुबई ने किया था? क्या यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस इकोसिस्टम वो डेवलप होगा या फिर यहाँ पर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गेन बनकर रह जाएगा? You are a good question. आगे हम यही देखेंगे कि कैसे दुबई ने ऑयल रिजर्व्स का यूज करके अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया और यूपी क्या इस मॉडल को फॉलो कर सकता है या नहीं। अब देखिए, ये जो तेल की खोज है ये यूपी के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये अगर समझना है ना तो इससे पहले हमें दुबई के एग्जाम्पल को देखना होगा। पहले दुबई ना एक बंजर जमीन हुआ करती थी। पहले ये एक फिशिंग विलेज हुआ करता था जहां की जो मेजर इकोनॉमी थी वो पर्ल ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड थी। हालांकि 1930 में ना जब जापानीज कल्चर्ड पर्ल्स मार्केट में आ चुके थे तो दुबई की जो पर्ल इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ चुकी थी और जो दुबई शहर है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। लेकिन फिर 1966 में दुबई का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया। 1966 में फतेह ऑयल फील्ड की डिस्कवरी हुई और उसने लिटरली दुबई की तकदीर बदल दी। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम जो उस टाइम के दुबई के रूलर हुआ करते थे, उन्होंने वक्त रहते ये समझ लिया था कि जो तेल से बेशुमार पैसा आ रहा है उस पर एक लिमिटेड समय के लिए ही डिपेंडेंट रहा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने एक विजन बनाया। विजन था कि दुबई को पहले इन्हीं तेल के पैसों से ट्रांसफॉर्म किया जाए और फिर धीरे धीरे दुबई की जो इकोनॉमी है ना उसकी ऑयल डिपेंडेंसी को
पूरी तरीके से कम कर दिया जाए। और इसी कारण से 1970-80 के दौरान ना दुबई ने ऑयल के पैसों का सही तरीके से यूज करना शुरू कर दिया था। शेख राशिद ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स इन पर ध्यान दिया ताकि दुबई सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली जगह ना रहे बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड हब बन जाए। और फिर 1985 में जबेल अली फ्री जोन, जिसे जाफजा नाम से भी जाना जाता है, वो लॉन्च किया गया, जो कि एक गेम चेंजर बना। यहां फॉरेन कंपनीज आती और बिना टैक्स और बिना रिस्ट्रिक्शन के काम कर सकती। इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेसेस यहां पर सेटल होने लगे। दुबई में क्राइम रेट्स को भी मैसिवली रिड्यूस किया गया और उसके बाद यहां पर काफी सेफ माहौल बनने लगा, टूरिस्ट आने लगे और बिजनेस आने लगा। धीरे धीरे बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण ना यहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी। इसी टाइम में एमिरेट्स एयरलाइंस भी शुरू हो गई थी और इसने दुबई को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज एमिरेट्स 150 से ज़्यादा डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। पहले दुबई एयरपोर्ट ऐसा दिखाई देता था, अब ऐसा दिखाई देता है। दुबई की जो कनेक्टिविटी थी ना, वो कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। आप ये शेख जायद रोड देख लो, ये ना एक समय पर कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी, आज ऐसी दिखती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि शेख राशिद के बेटे थे, उन्होंने आगे सोचना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ऑयल रिजर्व्स जो है ना वो लिमिटेड हैं, इसलिए दुबई को टूरिज्म सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना होगा। और इसी विजन के साथ ना उन्होंने दुबई में कई सारे अट्रैक्शन सेंटर्स बिल्ड किए, जिसमें सबसे फेमस था बुर्ज अल अरब, जो कि आज दुनिया की सबसे लग्जरियस बिल्डिंग्स में से एक गिनी जाती है। इसके अलावा पाम जुमीरा अब ऐसा हो गया है जो पहले कभी ऐसा दिखाई देता था। दुबई मरीना के हाल भी पूरी तरीके से बदल गए हैं, जो पहले ऐसे दिखाई देते थे। दुबई मॉल जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स भी बने, जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बन गए। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और ग्लोबल विलेज, इनके जैसे इवेंट्स ने शहर को टूरिज्म और एंटरटेनमेंट दोनों का सेंटर बना दिया। दुबई ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी जम के इन्वेस्ट किया। इसी कारण से आज अकेले दुबई की जो एजुकेशन सेक्टर है ना, वो $5.10 बिलियन की बन चुकी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा था जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। नहीं, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए और दुबई की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका लग गया था। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुक चुके थे, इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हो चुके थे। लेकिन फिर दुबई ने अपनी स्ट्रैटेजी को ना शिफ्ट किया और डेट रीस्ट्रक्चर करके फिर से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बना दिया। यानी बेसिकली दुबई ने डेवलपमेंट को लेकर ना कभी भी लेजी अप्रोच नहीं रखी। गवर्नमेंट ने नए सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी और फिनटेक में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दुबई ने रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सेक्टर्स में पूरा फोकस कर दिया, जिससे ना धीरे धीरे शहर वापस से ग्रोथ मोड में आ चुका था। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, जिसे DIFC के नाम से जाना जाता है, दुनिया के टॉप फाइनेंशियल हब में से एक है। यहाँ मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं हर साल, शॉपिंग, डेजर्ट सफारी और एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हैं। एक्सपो 2020 और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने दुबई को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी बहुत आगे खड़ा कर दिया है। इससे ना साफ देखा जा सकता है कि ऑयल से जो पैसा आया ना, उसने कैसे दुबई की तस्वीर बदल दी। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कैसे दुबई ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस ऑयल के पैसे को अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में लगा दिया, जिससे आज दुबई ऑयल डिपेंडेंट नहीं है। उनकी इकोनॉमी ना आज दूसरे कई सेक्टर्स के कारण चलने लगी है। आज दुबई की GDP में ऑयल का कंट्रीब्यूशन मात्र 1% है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो दुबई में हुआ वो मॉडल उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जा सकता है? आइए अगले अध्याय में जानते हैं। देखिए, वैसे तो आज भी उत्तर प्रदेश कोई आदर्श राज्य नहीं बन गया है, पर एक समय था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति हद से ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकली वीक तो था ही, पर इसके साथ साथ बहुत अनस्टेबल भी था। इनफैक्ट कुछ ही समय पहले तक तो यूपी क्रिमिनल्स का गढ़ हुआ करता था, जो राजनीति से लेकर राज्य तक चला रहे थे। यहाँ गुंडागर्दी, माफिया राज, करप्शन सब इतना रैम्पेंट था कि चाहकर भी उत्तर प्रदेश कभी स्टेबल नहीं हो पाया। बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो हालत थी ना, वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जैसी थी। पर धीरे धीरे ना अब उत्तर प्रदेश की सिचुएशन योगी आदित्यनाथ के समय में काफी बेटर हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट जो है वो नेशनल एवरेज से भी काफी कम हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 2022 के डेटा के अनुसार पूरे देश में 35 लाख क्राइम वो रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 4.01 लाख यूपी से थे। स्टेट का क्राइम रेट जो था वो 171.6% था, जो नेशनल एवरेज यानी कि 258.1% से काफी नीचे था। उत्तर प्रदेश ने 2022 में 3,491 यानी कि 3,491 मर्डर्स रिपोर्ट किए थे, जिसका क्राइम रेट 1.5 था, जबकि नेशनल फिगर 2.1 था। साथ ही NCRB के डेटा के अनुसार यूपी में 2013 के मुकाबले क्राइम रेट
ड्रास्टिकली गिरा हुआ है। 2022 की इसी रिपोर्ट की तुलना यदि 2021 के क्राइम रेट से करें तो महिलाओं पर अपराध 13% से कम हुए, हत्या जैसे अपराध भी लगभग 13% से कम हुए, महिलाओं से यौन हिंसा तो 34% तक घट गई, अपहरण जैसे अपराध 35% घट गए। 2017 से 2020 तक दंगों में 31% की गिरावट देखी गई, रॉबरी जैसे अपराध 60% गिर गए, डकैती में भी 60% तक कमी दिखी और दहेज जैसे केसेस जो थे उनमें मामूली गिरावट दिखी। और इसका सबसे बड़ा रीजन है योगी गवर्नमेंट का गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों पर बुलडोजर पॉलिसी का लागू करना। उनके इसी क्रैकडाउन से यूपी में बहुत तेजी से क्राइम रिडक्शन होने लगा, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स और बिजनेस ये आना शुरू हो गए। वो अलग बात है कि इसी बुलडोजर पॉलिसी के कारण एलकेएफसी का यूपी में आना मुश्किल हो गया है। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है। इस घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। खैर छोड़िए, इसी कारण से कहीं ना कहीं ये दिख जाता है कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट की राह पर है। उत्तर प्रदेश का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखा रहा है, जो 2020-21 में 16.44 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 25.47 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। 2017-18 से 2019-20 के बीच में स्टेट की इकोनॉमी ने एवरेज 9.6% की रेट से एक्सपेंड किया है। योगी सरकार ने पिछले ही साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, जिसके अंदर यूपी ने करीब 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। और अच्छी बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ अनाउंस नहीं हो रहे हैं, बल्कि धरातल पर भी बड़ी संख्या में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आप ना इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इतना है कि 4-5 बार पाकिस्तान को खरीदकर बेचा जा सकता है। ये सब ना इसी कारण से हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को यूपी अब स्टेबल दिखने लगा है, वहां उन्हें सेफ माहौल मिल रहा है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूपी ने तेजी से ग्रोथ पकड़ी है। पोस्ट पैंडेमिक यानी कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर की तुलना 2021 से की जाए तो फैक्ट्रीज की संख्या 6% बढ़ी और यूपी का शेयर 6.6% से बढ़कर 7% हो गया। इसी तरीके से 2016 से 2020 के बीच में एम्प्लॉयमेंट में 4.7 CAGR की ग्रोथ हुई थी, जबकि पूरे भारत में यह आंकड़ा 6.6% से थोड़ा बढ़कर 6.8% ही पहुंचा था। उत्तर प्रदेश ने टॉप 10 इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। एक्टिव कंपनीज की संख्या में 16.1% की बढ़ोतरी हुई है, जो किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश ने मैन्युफैक्चरिंग आउटफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है, सिर्फ एक साल में 48.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। वो बात अलग है कि साला लेफ्टिस्टों के लिए ना ये अभी भी मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना ही हो रहा है। बेसिकली इस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अच्छा फोकस किया जा रहा है। राज्य में अब तक 155 इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो चुके हैं और 20,000 एकड़ की लैंड बैंक तैयार हो चुकी है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लंबे समय तक सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत नींव देती है। बेसिकली पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश ग्रोथ के मामले में बाकी इंडियन स्टेट्स को तेजी से पकड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो रहे हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं, टेक सिटीज बन रही हैं। लेकिन एक चीज जिसने यूपी को इतना इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम बनाया है वो है उत्तर प्रदेश का रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि केवल तीर्थ यात्राएं ही यूपी को बहुत कमा कर दे रही हैं। अकेले 2024 में ही उत्तर प्रदेश ने 649 मिलियन यानी कि 64.9 करोड़ टूरिस्ट रिकॉर्ड किए, जो 2023 के 48 करोड़ टूरिस्ट से काफी ज्यादा हैं। यानी एक साल में 16.89 यानी 17 करोड़ से ज्यादा लोग और आ गए। अकेले अयोध्या ने करीब 13.6 करोड़ पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट किया है 2024 में, और 2025 में ये नंबर और भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में भी बढ़ोतरी हुई है। 2023 में 1.6 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जो 2024 में 2.27 मिलियन हो गए हैं, यानी 6,67,564 ज्यादा टूरिस्ट घूमने आए हैं 2024 में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बने हुए 3 साल हो चुके हैं और इस दौरान करीब 19 करोड़ टूरिस्ट इसे देखने आए हैं। यह दिखाता है कि कॉरिडोर ने रिलीजियस टूरिज्म को कितनी मजबूती दी है। तो यह बात यहां तक क्लियर हो जाती है कि यूपी आज अपने दम पर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अब ऐसे में यूपी में तेल की खोज उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, और अगर उत्तर प्रदेश सेम दुबई के मॉडल को 50% भी इमिटेट कर लेता है तो उत्तर प्रदेश जो अभी भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है वो ग्रोथ प्रो मैक्स हो जाएगी। पर क्या ये सब इतना आसान है जितना मैं कह रहा हूं? आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने आज विकास की राह को पकड़ लिया है। एक वक्त हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा
क्राइम से ग्रस्त और बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखकर यह लगता है कि ये नए दौर में प्रवेश कर रहा है। दुबई की तरह उत्तर प्रदेश भी अपनी इकोनॉमी को बदलने के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहा है। देखिए, दुबई की सफलता का सबसे बड़ा कारण जो था ना, वो था वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। शेख राशिद ने तेल के पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और बिजनेस फ्रेंडली जोन्स बनाए थे, जिसमें आज पूरी दुनिया के लोगों ने आकर पैसा लगाया है और अपने बिजनेसेस को सेट किया है। उत्तर प्रदेश भी इसी प्रकार से इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले जहां इस राज्य की सड़कों की हालत खस्ता हुआ करती थी, वहीं आज यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर्स तैयार हो चुके हैं, जो राज्य को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नेटवर्क दे रहे हैं। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या का एयरपोर्ट, ऐसे ना 19 एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं और यूपी को एक एविएशन हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनके जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इसे एक झटके में बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बना सकते हैं। देखिए, यूपी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि क्राइम को कंट्रोल करने के मामले में भी ना यूपी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। दुबई की जो सक्सेस थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उसका सुरक्षित और स्टेबल एनवायरनमेंट देना। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बनाया, जहां पर क्राइम रेट लगभग 0 था। अगर यूपी भी क्राइम फ्री होने की राह पर आगे बढ़ता है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट और अधिक बढ़ जाएगी। और ये यूपी ने देखा भी है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर क्राइम कम हुआ है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट भी आई है। कई कंपनीज यूपी में इन्वेस्ट कर रही हैं और ऊपर से जब से यूपी में तेल मिला है, तो अच्छा खासा रेवेन्यू यूपी में आने की संभावना है, जो अगर यूपी सही तरीके से यूज करे ना, तो दुबई के मॉडल को अपनाकर सस्टेनेबल ग्रोथ पा सकती है। वहीं एट द सेम टाइम, जहां दुबई ने इस ऑयल के पैसे को खुद की इकोनॉमी को, बिजनेस को, फिनेंस को, टूरिज्म को और रियल एस्टेट को डाइवर्सिफाई करने में लगा दिया ना, वही काम यूपी भी कर सकता है। और यूपी में पोटेंशियल है भी, चाहे वो उसकी डिफेंस मार्केट हो, रिलीजियस टूरिज्म हो या फिर अन्य सेक्टर हो। पर यह जितना आसान दिख रहा है ना बोलने में, उतना है नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स कभी भी अलाउ नहीं करती कि इतने रेडिकल चेंजेस आसानी से ले लिए जाएं। यहाँ पर ना ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सपने को हकीकत बनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट रहेगी, वो रहेगी हमारी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की कमियां। दुबई का डेवलपमेंट एक विजन का रिजल्ट था। इंडिया में हर चीज़ में इतनी करप्शन है कि एक टेंडर पास होने भर में भी जाने कितनों का घपला हो जाता है। कुछ पॉलिटिशियंस तो बस सत्ता के लिए ना गरीबी को ही रोमांटिसाइज कर देते हैं, और धारावी ना इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। करप्शन और पॉलिटिक्स के कारण कभी यहाँ पर बात आगे ही नहीं बढ़ पाती। हालांकि अगर गवर्नमेंट ऑनेस्ट हो, तो वो पैसे को ना सही जगह पर यूटिलाइज करे, और तब भी यूपी का दुबई जैसा मॉडल अपनाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले, जब तक लोगों में सिविक सेंस नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। दुबई सिर्फ एक डेवलप्ड सिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के लोग डिसिप्लिन्ड हैं। वहाँ की गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है, उसको वहाँ के लोग इंश्योर करते हैं कि पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाता, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, सफाई का ध्यान रखा जाता है और कहीं भी कचरा यूं ही नहीं फेंक दिया जाता है। और इसके विपरीत आप भारत में देख लीजिए, गवर्नमेंट कोई हाई क्लास ट्रेन या कोई सर्विस लेके भी आए तो अगले ही दिन उसे पूरी तरीके से डैमेज कर दिया जाता है। कभी ट्रेन की सीट नोच ली जाती है, कभी बल्ब और तकिया चुरा लिया जाता है, कभी खिड़की तोड़ दी जाती है, वॉशरूम में गंदगी को यूं ही छोड़ दिया जाता है। बात सिंपल है, जब तक लोगों की मेंटालिटी को नहीं बदला जाएगा, तब तक दुबई वाला जो सपना है ना, वो अगले 100 सालों में भी पूरा नहीं होगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर यूपी को सच में दुबई बनना है, तो भाई उसे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। बस अब सबकी नज़र इसी बात पे है कि क्या यूपी अपने नीचे छुपे हुए इस काले सोने का पूरा लाभ उठाएगी या नहीं। क्या इस ऑयल डिस्कवरी से यूपी दुबई बनने की राह पर अग्रसर हो पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है? आप ना कमेंट्स में इसका उत्तर अवश्य बताइए। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई यूपीआई, पेट्रियन, जॉइन बटन, ये सब कुछ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको सब कुछ मिल भी जाएगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।